हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 की बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हम लोग को 6 टॉपिक कवर करने हैं। ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड से हम लोग चालू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी देख लें कि भाई इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको नीड क्या है। नीड ये है बेटा, आपको पता है कि हम लोग की जो बॉडी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हम लोग ये मल्टीपल सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और ये सेल्स मिलके क्या बना रही, सेल्स मिलके टिश्यू बना रही हैं। टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। तो बेसिक यूनिट हमारे किसी भी ऑर्गन सिस्टम की क्या है, सेल। अब हर सेल को अपनी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, हर सेल को चाहिए है एनर्जी। कोई भी एक्टिविटी करनी है उसको चाहिए एनर्जी। तो सेल को ये एनर्जी कैसे मिल रही है, सेल को ये एनर्जी फूड के ऑक्सीडेशन से मिल रही है। फूड क्या, फूड वही हम लोग जो खाते हैं जब हम लोग को भूख लगती है। फूड में क्या होंगे, फूड में होंगे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड जिसको बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और फैट होंगे, लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पॉलीमर है किसके, मोनोसैकेराइड के। ये पॉलीमर है किसके, मोनोसैकेराइड्स के। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड्स का। और फैट या लिपिड क्या है, ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड के। फैटी एसिड के एल्कोहल एस्टर्स है विद एन एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जब फैटी एसिड एस्टरिफिकेशन करता है तो वो प्रोड्यूस करता है फैट। ये हम लोगों ने खाया फूड, इसका ब्रेकडाउन होगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। और ये जो पॉलीमर हैं बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल हैं, माइक्रोमोलिक्यूल तक तोड़ दिए जाएंगे, अपने मोनोमर तक तोड़ दिए जाएंगे। तो मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, और आपके ये जो फैट का है, फैट जब टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लीसिरॉल। ठीक। अब इनका एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया गट से, किस में, ब्लड सर्कुलेशन में। अब ये ब्लड में आ गए। ब्लड में आने के बाद हमारी बॉडी में हर सेल को चाहिए क्या, एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी फूड से। खा तो आप रहे हो, और आपके मुंह से कहाँ गया भाई, मुंह से वो, ये हमारे फूड पाइप से, ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ आया, आया स्टमक में। स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली रेक्टम से बाहर, एनस से बाहर। ठीक है जी। ये हमारा चल रहा है सिस्टम। तो डाइजेशन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज़ें एब्जॉर्व हो गई, किस में आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ गया, ग्लूकोज वगैरह, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। और हमारी बॉडी में मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही है, मोनोसैकेराइड्स हैं। इनके ब्रेकडाउन से, इनके ब्रेकडाउन अप टू द लेवल ऑफ CO2, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, और CO2 और H2O प्रोड्यूस होंगे। रेस्पिरेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक ब्रेकडाउन जब होता है ग्लूकोज का, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाती है अप टू द लेवल ऑफ CO2, और ये रिलीज करती है एनर्जी। उस एनर्जी से हम लोग बना लेते हैं ATP। हम लोग मतलब हमारी बॉडी, हमारी सेल, वो एनर्जी से बना ATP। और ATP ही करेंसी है किस चीज़ की, जैसे हम लोग की करेंसी, हम लोग कुछ भी काम करें तो रुपया दे के खर्च करके काम करते हैं, इसी तरह से हमारी सेल कोई भी काम करेगी उसे खर्च करना पड़ेगा। ATP मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कि वीडियो देख रहे हैं, हमारी भी एनर्जी खर्च हो रही है, मेरी भी और आपकी भी। और वो एनर्जी क्या है, ATP। तो ये ATP जो जनरेट हुई है, ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जनरेट हुई है। ग्लूकोज सेल तक कैसे पहुंचेगा, खाया तो आपने गट में है, तो ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचेगा। इसलिए ज़रूरत है ब्लड की, या कहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है जी। तो ये समझने के बाद कि भाई ब्लड की या सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या ज़रूरत है, और कैसे उस ज़रूरत को, रिक्वायरमेंट को हम मीट आउट कर रहे हैं। ज़रूरत यह है कि हर सेल को कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, उसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो कोई मिल गया का जादू नहीं है कि सोलर एनर्जी ले ले, बाहर बैठ जाए और सोलर पैनल से सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले। सेल हमारी बॉडी में है, तो हमारे सर से लेके पैर तक जो भी सेल्स हैं उनको क्या चाहिए,
एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड से आ रहा वो सोर्स ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिस पे रेस्पिरेशन से सेलुलर रेस्पिरेशन से जिस पे रेस्पिरेशन से सेलुलर रेस्पिरेशन से उस प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होगा, उस सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा रादर आई शुड से। तो जैसे कि ग्लूकोज है जो हमें फूड से मिला, आपने खाया बहुत बढ़िया, क्या आपने खाया बहुत बढ़िया कोई फ्रूट, बनाना, बनाना में क्या पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड टूटे ग्लूकोज के लेवल तक, ब्लड में एब्जॉर्ब हुए, ब्लड से डिलीवर हो गए सेल में, और सेल फिर उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी, प्रोड्यूस करेगी एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जनरेट हो गया, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसके कि दो टर्मिनल बॉन्ड जो होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ के काम किया जाएगा। ये है सिस्टम हमारी बॉडी के वर्क करने का, हमारी सेल्स के वर्क करने का। चलिए तो चालू करते हैं। जैसा कि आपकी बुक में चैप्टर ये हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें शुरुआत में बताया गया है कि ज़रूरत क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, कहिए कि स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट हो गए, जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, सबसे सिंपल। और सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ हम लोग मूव करते हैं। स्पंजेस सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में जो आ रहे हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटेलमेंथिस, रेस्केलमेंथिस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इस तरह से, और आखिरी में आके कॉर्डाटा सबसे एडवांस। और कॉर्डाटा में फर्दर हमने कॉर्डाटा को डिवाइड किया है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। तो अगर आपको याद हो स्पंजेस और सीलेंट्रेट में ये सिस्टम कि भाई हर सेल को फूड या एनर्जी का सोर्स पहुंचाना कौन कर रहा था, तो आपको याद हो अगर पॉरीफेरा में हमको क्या मिल रही थी, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम वाटर सर्कुलेटिंग वाटर स्टेज को मेंटेन कर रहा था, और सीलेंट्रेट में भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिल रही थी, वहाँ पे भी वाटर सर्कुलेशन था। ठीक है जी। उसके बाद आप चलिए थोड़े से और एडवांस की तरफ। तो अब हम लोग बात कर लें किसकी, हम लोग बात कर लें जब हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं। मतलब ओला या उबर का काम कौन कर रहा है? ओला उबर जो पैसेंजर को लेके जाएगा। यहाँ पे ओला उबर कौन है? ब्लड है। और पैसेंजर कौन है? ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो सेल के लेवल तक जाके उनकी डिलीवरी देंगे। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको स्पेशल फ्लूइड देखने को मिलता है, बॉडी फ्लूइड देखने को मिलता है, जो ये काम की जिम्मेदारी लेता है कि भाई मैं सामान की डिलीवरी करूंगा, मैं सोर्स ऑफ एनर्जी फूड आर्टिकल्स को डिलीवर करूंगा सेल के लेवल तक। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्लड, ज़्यादातर केस में आपको ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और अगर आपको याद हो सर्कुलेटरी सिस्टम अस्तित्व में आया या कंप्लीट हुआ कहाँ से? एनिलिडा से, वहाँ से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अस्तित्व में आया है। तो ब्लड जो है ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, और ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म ब्लड की सहायता से चीज़ों को डिलीवर करते हैं। ह्यूमन बींग में भी यही प्रोसेस है। एक और बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, जो कि ब्लड की तरह का ही है लेकिन ब्लड से डिफरेंट है, उसको हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस भी देखेंगे। तो लिम्फ भी बॉडी फ्लूइड में आता है, और ये भी हेल्प कर रहा है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। और इस चैप्टर में हम लोग पहले ब्लड के कंपोजिशन को देख लें, उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे को देखेंगे। तो चलिए ब्लड से चालू करते हैं। तो ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग की बॉडी 4 तरह के टिश्यू से बनी है: एपिडर्मल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हमारा स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें फ्लूइड सब्सटेंस होंगे, फ्लूइड होगा, जिसको कि आप प्लाज्मा बोल रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और कुछ सॉलिड आर्टिकल्स हो सकते हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स बोलते हैं, कार्पस्कल्स बोलते हैं। तो ब्लड को बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं: फ्लूइड पार्ट दैट इज प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट या रादर आई शुड से फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आएगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स आती हैं। अब हम लोग प्लाज्मा को पढ़ते हैं। ब्लड की बात करने के बाद तो अभी आपको याद रखना है कि ब्लड स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कि आपको फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिल रहे हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब पेल येलो इन कलर, हल्के पीले रंग का। विस्कस फ्लूइड है, बिल्कुल उसमें विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। विस्कस फ्लूइड है। कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली अबाउट 55% ऑफ ब्लड। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ब्लड में कितना? प्लाज्मा, तो 55% ब्लड का प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% ब्लड का कंट्रीब्यूट करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर का है, विस्कस फ्लूइड है, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। अब इस 55% ब्लड, ये जो ब्लड का 55% प्लाज्मा बना रहा है, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन हम देखें, प्लाज्मा में क्या मिल रहा है? तो प्लाज्मा एज अ होल का 90 टू 92% जो है वाटर है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स contribute near about 6 to 8%। ओके जी, 90 to 92% प्लाज्मा का वॉल्यूम कौन जनरेट कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? वाटर। और 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स मेनली कौन सी हैं? तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स मेजर प्रोटीन्स में आ रही हैं, जो इसका 6 to 8% टोटल इन्वॉल्व बना रही है। तो प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट है और ये नियर अबाउट 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा फॉर्म कर रहा है। और प्लाज्मा एज अ होल, प्लाज्मा का भी 90 टू 92% वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है और 6 to 8% उसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स मेनली कौन सी हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन का क्या काम है? फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ब्लड का थक्का रुधिर बनने में, जब हम लोग को चोट लगती है, कुछ वियर टियर होता है, तो थोड़ी देर में ब्लड का वहाँ से लीकेज जो है, ब्लड फ्लो रुक जाता है क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है। तो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम आता है, क्लॉटिंग फैक्टर है। ग्लोबुलिन प्राइमली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये आपका पीवाईक्यू बना रहा है। ये क्वेश्चन आपसे आ चुका है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन के बारे में कि इनका वर्क क्या है। टेबुलर फॉर्म में आया था और आपने मैच करना था कॉलम ए को कॉलम बी से। इधर 3 उसने फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन दे रखे थे और इधर उनके कार्य दे रखे थे, आपको मैच करना था। ये आपसे नीट में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है नीट का। तो ग्लोबुलिन मुख्य रूप से इन्वॉल्व है डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में, इम्यून सिस्टम में कह लीजिए। एंड एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है एल्बुमिन। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। तो इसमें आपको मिनरल्स भी देखने को मिल रहे हैं प्लाज्मा में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ग्लूकोज भी मिल रहा है, अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं, लिपिड्स भी मिल रहे हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, क्योंकि ये चलायमान ट्रांजिट में हर समय गतिमान, इधर से उधर, हर समय उनको स्टैटिक नहीं है, ट्रांजिट है, इधर से उधर भेजे जा रहे हैं या उनका कार्यक्रम चल रहा है। फैक्टर्स ऑफ क्लोटिंग, क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं ब्लड के, ये भी आपको प्लाज्मा में मिलेंगे लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन है क्लोटिंग फैक्टर। तो फाइब्रिनोजन जो है वो भी एक क्लोटिंग फैक्टर ही है। तो हम लोग के टोटल इनऑल 13 क्लोटिंग फैक्टर हैं, जो आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं है तो उसके चक्कर में ना लगिए। लेकिन क्लोटिंग फैक्टर जो है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है और इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अब प्लाज्मा से आप अगर क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, तो जो पीछे बचेगा वो कहलाता है सीरम। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा क्या था? तो ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, फ्लूइड पार्ट और सॉलिड पार्ट कह लीजिए, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह लीजिए, या ब्लड कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स कह लीजिए। प्लाज्मा 55% और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो जो बचेगा वो सीरम है। ओके जी, आ गई बात समझ में? चलिए आगे चले। यहाँ पे अब लोग ब्लड की बात कर रहे हैं।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ गए, जो कि 45% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड के वॉल्यूम का। 55% जो था वो प्लाज्मा था, और उसको भी हम लोगों ने देखा 90 to 92% इसमें वाटर और 6 to 8% प्रोटीन्स। उसके अलावा आपको उसमें अमीनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ओके, क्लोटिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे प्लाज्मा के कंपोजिशन में। आइए अब हम लोग बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। इरिथ्रोसाइट्स, जिसको कि आप बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब मिला के क्या कहला रही हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। ठीक, अब हम लोग इरिथ्रोसाइट्स को पढ़ लें। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन ऑल द सेल्स। तो आरबीसी का नंबर सबसे ज़्यादा है तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मिल के क्या बना रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या कहेंगे हम इनको, और ये 45% ब्लड का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा नंबर में मिलती हैं तीनों के कंपैरिजन में, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स। अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी एडल्ट मैन, ऑन एन एवरेज इनमें कितनी मिल रही है आरबीसी? 5 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी मिल रही है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होगा, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये कहलाएगा ई न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर आरबीसी में, न्यूली फॉर्म में होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, और देखने में ये बाइकॉनकेव शेप की होंगी। ठीक है जी, तो बाइकॉनकेव शेप की हैं और ई न्यूक्लिएटेड है, मैच्योर आरबीसी। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो इनमें आपको लाल रंग का आयरन कंटेनिंग, आयरन से सुसज्जित कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिल रहा है, जिसको कि हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल, इसी के नाम पे ये रेड कलर पिगमेंट मिल रहा है, इस नाम पे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, उसका नामकरण किया गया है, क्योंकि इनमें लाल रंग का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिल रहा। तो हीम मोइटी है, हीम मोइटी के साथ 4 आपकी ग्लोबुलिन चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा हीमोग्लोबिन। तो हीम के साथ 2 इधर, 1 अल्फा इधर, और 2 बीटा चेन असेंबल्ड है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का संरचना हो गई। तो हीमोग्लोबिन मिल रहा है आरबीसी में, इसलिए इसको हम लोग रेड ब्लड कार्पस्कल्स वो या रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ब्लड में आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस बात को फिर से मैं बताऊंगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में मिल रहा है। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो नियरली अबाउट 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। 1 ग्राम 1.34 कर रहा है, अब 12, 12 से 16, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.34 इंटू 16, तो नियर अबाउट 20 आ जाएगा। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब है कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और डिलीवर करता है टिश्यू लेवल पे 5 ml। 20 ml को लाद के लेके जाता है, 5 ml छोड़ आता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डाटा है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, और हीमोग्लोबिन का रोल किसमें है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में, O2 और CO2 में। आरबीसी
आरबीसी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। वो उसका कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है स्प्लीन। 120 साल का इनका लाइफ स्पैन है, 120 दिन का, सॉरी 120 दिन का लाइफ स्पैन है, और 120 दिन के बाद इनका क्षय हो जाता है, टूट फूट इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, कहिए कहाँ पे, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दी जाती है आरबीसी। ओके, चलिए आगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर से मैंने लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड एसेंशियल है आरबीसी सिंथेसिस में, आरबीसी के बनने में इनका रोल है। और आरबीसी की सिंथेसिस को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस में या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए क्या चाहिए, क्या चीज़ें इसेंशियल है, आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, याद रख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ठीक। इन अर्ली फ्यू डेज फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रॉयनिक लाइफ, प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड आरबीसी पहले बनेगी, जब आरबीसी तो न्यूक्लिएटेड होगी, प्रोड्यूस्ड इन द योग सैक। तो अगर आपसे अभी मैंने हम लोगों ने बताया कि एडल्ट में या आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मैरो में, ये तो बर्थ के बाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एम्ब्रॉयनिक लाइफ में, तो शुरू के दिनों में एम्ब्रॉयनिक लाइफ में यॉर्क सैक में बनती। यॉर्क सैक हमारी एक एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन का नाम है, 4 एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन मिलती हैं, उसमें से एक यॉर्क सैक, और यॉर्क सैक के अंदर बन रही हैं शुरू के दिनों में, गर्भावस्था के शुरू में। इन लेटर एम्ब्रॉयनिक लाइफ आरबीसी आर मेनली प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्प्लीन, बाद की गर्भावस्था के बाद के दिनों में लीवर और स्प्लीन में, और आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस बाय बोन मैरो, बोन मैरो में बनती है। ठीक है जी। तो ये तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया कि बर्थ के बाद भैया बोन मैरो बना रहा है, लेकिन बर्थ से पहले एम्ब्रॉयनिक लाइफ में, शुरू के दिनों में एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन में, यॉर्क सैक में, और बाद के दिनों में लीवर और स्प्लीन में। चलिए आगे चलें, फिर से अपनी एनसीईआरटी की तरफ रुक करें, ल्यूकोसाइट्स पे आ जाइए। तो आरबीसी हम लोग पढ़ा है, आरबीसी सबसे ज़्यादा मिलती है तादाद में, 5 to 5.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और इसके प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मैरो में हो रहा। बाइकॉन्केव होगी, न्यूक्लिएटेड होगी, इसमें हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है आरबीसी। ओके, चलिए आगे चलें। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन बाय एज वाइट ब्लड सेल्स, इनको वाइट ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, एज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा, ये न्यूक्लिएटेड होंगी। तो आरबीसी आपकी ई न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियसलेस है, यहाँ पे न्यूक्लियस मिल रहा है, एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, और आरबीसी की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक, और ये 6000 to 8000, देखिए इतना फर्क है, मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ये जो है, ये टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। किसी को बीमारी होती है, पैथोलॉजी लैब जाते हैं, वो कहता है टीएलसी, डीएलसी तुरंत लिख देता है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इससे आइडिया मिलता है कि क्या हो सकता है। टीएलसी का बड़ा होना घटा होना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और डीएलसी में क्या चीज़ बड़ी घटी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए डॉक्टर ये सजेस्ट करता है टीएलसी डीएलसी करा लो। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, तो वहाँ पे 120 दिन का लाइफ स्पैन था, कहाँ पे, आरबीसी का, लेकिन ये उसकी तुलना में शॉर्ट लिव्ड है। दो मेन कैटेगरी हैं डब्ल्यूबीसी की, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें क्या आ रहा है, ग्रेनुलोसाइट्स बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स मिलना, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल का मिलना, और इनका जो न्यूक्लियस होगा पॉलीमॉर्फिक होगा। पॉलीमॉर्फिक, पॉली का मतलब बहु, कई सारे, मॉर्फिक का मतलब रूप। न्यूक्लियस कई रूपों में होता है, कई तरह का होता है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके आ रहे हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इयोसिनोफिल को हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में आ रहे हैं आपके लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं मिलता। मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की एक ही शेप, एक ही रूप है। ठीक है जी। अब ये आपके ग्रेन्यूल्स हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है। इसको आप एसिडिक स्टेन से अगर स्टेन करेंगे तो यहाँ पे स्टेन हो जाएगा। ये बेसिक स्टेन को उठा लेता है, इसलिए बेसिक, बेस को लव करने वाला बेसोफिल की कैटेगरी में आया, एसिड को लव करने वाला यूसिनोफिल एसिडोफिल की कैटेगरी में आया, और ये न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होते हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल कहलाते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट। हमने देखा जी डब्ल्यूबीसी कितनी तरह की, डब्ल्यूबीसी दो तरह की,
WBC न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये WBC सेल है भाई, सेल है। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में अगर कोर्स ग्रेन्यूल मिल रहे हैं तो ग्रेनुलोसाइट की, और अगर साइटोप्लाज्म क्लियर मिल रहा तो ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को फर्दर आप बांटेंगे तीन में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और इधर आपको मिल रहा है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65% है। लिम्फोसाइट 20 to 25% है। WBC में आपको अगर 100 WBC हैं तो उसमें से 60 से 65 क्या हो सकती है, न्यूट्रोफिल, 20 से 25 हो सकती है लिम्फोसाइट, 6 से 8 हो सकती हैं मोनोसाइट, एसिडोफिल, इयोसिनोफिल 2 to 3%, और बेसोफिल सबसे कम होती हैं 0.5 to 1%। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान तरीका है, आपने याद रखना नीलिमा भाग गई, नीलिमा भाग गई। तो N फॉर न्यूट्रोफिल, एल से आपका लिम्फोसाइट, M मोनोसाइट, A एसिडोफिल या इयोसिनोफिल, और B बेसोफिल। न्यूट्रोफिल कितने, 60 to 65%, लिम्फोसाइट कितने, 20 to 25%, मोनोसाइट कितने और कम हो गए, 6 to 8%, 2 से 3%, और 0.5 to 1%। ये इनकी सीरीज याद रखने का तरीका। कई बार क्वेश्चन वो दे देता है जी, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह से भी क्वेश्चन जब आपको हलवा टाइप के देगा तो दे सकता है। आगे चलते हैं। ये बात हो गई हम लोग के डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइड्स की और उनके परसेंटेज की। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स। ये फैगोसिटिक है, फैगोसिटिक का मतलब भक्षण करने वाली, खाने वाली। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट फैगोसिटिक सेल है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हुआ, ये उसका भक्षण कर लेंगी। तो कैसी हैं, फैगोसिटिक नेचर की हैं। बेसोफिल का काम क्या है, बेसोफिल सिक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन एटसेट्रा। तो मेनली हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। ये इन्वॉल्व किसमें है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इनका रोल है। बेसोफिल सिक्रीट कर रहा है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, और इसी वजह से इक्विवेलेंट टू मास्ट सेल्स कहलाता है। इयोसिनोफिल पे आ जाइए। इयोसिनोफिल इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ तो इयोसिनोफिल उससे लड़ेगी, इसलिए लड़ने के लिए आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी ताकत। इयोसिनोफिल्स बढ़ जाता है, इयोसिनोफिल या इयोसिनोफिल बढ़ गई, इन्फेक्शन हुआ, इयोसिनोफिल बढ़ गई। तो 2 to 3% थी, TLC कराई आपने, DLC कराई, इयोसिनोफिल बढ़ाया, इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रखा है कुछ। आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। इन्फेक्शंस में तो रोल है ही है, रेजिस्ट कर रही, साथ में एलर्जिक रिएक्शन भी दिखा रही है। इयोसिनोफिल इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शन में। तो बेसोफिल का इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लेमेटरी में रिएक्शंस में, और इयोसिनोफिल का इन्वॉल्वमेंट एलर्जिक रिएक्शन में। तो एसिडोफिल अगर आप याद रखेंगे, ए से ए मिला, ताल से ताल मिला, सुर से सुर मिला, तो एसिडोफिल्स का आप याद रख लीजिए। एसिडोफिल एलर्जिक रिएक्शन में, बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स बेसिकली टू टाइप की हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, और दोनों का काम है इम्यून रिस्पॉन्स में। आगे चलता हूँ। अब देखिए, ये आपकी बुक का डायग्राम दे रखा है, अगर आप इसको थोड़ा सा थॉरोली देखेंगे तो आपको इयोसिनोफिल में न्यूक्लियस जो है 2 लोब है। ये देखिए 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है, शायद एक बार आया भी है। तो इसको मैं आपको एक नज़र और दिखा दूं थोड़ा सा। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इसमें इयोसिनोफिल में 2 लोब ये आपको न्यूक्लियस के दिख रहे हैं। न्यूट्रोफिल में ये 2 to 7 होते हैं। बेसोफिल में 3 लोब्ड है न्यूक्लियस। ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। तो अपनी एनसीईआरटी की हर एक बुक को, मतलब हर एक चैप्टर को और हर एक पन्ने को आपने बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इयोसिनोफिल में न्यूक्लियस 2 लोब्ड है। बेसोफिल में न्यूक्लियस एस शेप्ड है, 3 लोब्ड है। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस 2 to 7 लोब्ड है। और मोनोसाइट में न्यूक्लियस जो है किडनी शेप्ड है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है।
किडनी क्या होती है जी? किडनी आपकी हम लोग अगर बोले तो सेम के शेप की होती है। किडनी किडनी की शेप हम लोग बनाए, ठीक। तो इसमें आपको न्यूक्लियस कैसा मिल रहा है? मोनोसाइट में किडनी शेप मिल रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है अगर आपने इसको डायग्राम को ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। तो आपको याद क्या रखना था? नीलिमा। नीलिमा भाग गई, नीलिमा भाग गई, लेकिन नीलिमा भाग गई। अब ये बात जो थी, नीलिमा भाग गई, ये बात कुछ जम नहीं रही। तो कोई किसी को आपने बोला अगर नीलिमा भाग गई, तो वो पलट के जवाब दे रहा है अगर मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। एक बात ना मानो। ये आपको सीरीज याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो नीलिमा भाग गई, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, फिर लिम्फोसाइट 60 to 65%, 20 to 25%। इस तरह से आपको याद रखना है, 6 to 8, 2 to 3 और यहाँ 0.5 to 1। अब नीलिमा भाग गई, उसके बाद अब आपने न्यूक्लियस के लोब याद रखने, उसकी सीरीज को याद रखने के लिए ये बात चाहो तो ना मानो भाई, ये बात आपने किसी को बताई और हो रहा ये बात ना मानो। तो इयोसिनोफिल 2 लोब, बेसोफिल 3 लोब, न्यूट्रोफिल 2 to 7 लोब, और मोनोसाइट जो है आपका किडनी शेप। ये याद रखने का तरीका 2, 3, 7 और किडनी शेप, एक आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो जितने भी टाइप की ब्लड सेल्स हैं बोन मैरो में बनती हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि बोन मैरो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो आरबीसी बना रहा है। एक चीज और आप ध्यान में रख लीजिए कि बोन मैरो में हर तरह की सेल बन रही है, मतलब आरबीसी भी बन रही है, डब्ल्यूबीसी भी बन रही है। डब्ल्यूबीसी फर्दर दो तरह की, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में फर्दर तीन तरह की, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, और यहाँ पे आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो सभी तरह की सेल्स आपकी बन रही है किसमें? बोन मैरो में। लेकिन ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अलावा एक जगह और प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और वही मेनली प्रोड्यूस होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का अगर आपसे पूछे मेनली कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब ये देखिए जितने भी ग्रैनुलोसाइट हैं, सारे ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट, तो हम कह सकते हैं ना ग्रैनुलो, अब इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रैनुलोसाइट, ऑल टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, ऑल टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट फॉर्म कहाँ पे हो रही है? बोन मैरो में। द ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस मेनली इन लिम्फॉइड ऑर्गन, और लिम्फोसाइट्स मेनली प्रोड्यूस हो रही है लिम्फॉइड ऑर्गन में, सच है लिम्फ नोड में। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ कि आरबीसी कहाँ बन रही है? नेट बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को फर्दर आप बांटेंगे ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट की। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल है कि नहीं? अगर है तो ग्रैनुलोसाइट, नहीं है तो ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को फर्दर आपने बांटा, उन ग्रैन्यूल्स को स्टेन करना चाहा, और जिस तरह का स्टेन हो उठा ले रहे हैं, जिससे स्टेन हुए चले जा रहे हैं, उस हिसाब से बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब आरबीसी बन कहाँ पे रही है? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी, सभी तरह की डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो है मेनली लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। तो बाकी की सभी तरह की सेल्स, ऑल टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में। ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट फॉर्म्ड ओनली इन बोन मैरो, लिम्फॉइड ऑर्गन में नहीं बन रही। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या बन रहा है? लिम्फॉइड ऑर्गन में केवल लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन मेनली लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बारे में हो गई हम लोग की जानकारी। आगे चलते हैं। अब हम लोग का तीसरा आ गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीसरा कंपोनेंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इनको थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। सेल फ्रेगमेंट्स है, सेल के टुकड़े हैं, प्रोड्यूस बाय मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, ठीक है। इनकी मदर सेल, किसके बच्चे हैं ये? थ्रोम्बोसाइट किसके बच्चे हैं? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट टूटेगी, टूट गई में टूट के चूर हो गई और बदल देगी
फ्रेगमेंट्स में, ऊपर फ्रेगमेंट्स थ्रोम्बोसाइट। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000। तो अब आप देखिए नंबर क्या था, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आरबीसी का, 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी का, यहाँ पे मिलियन भी लिख दूँ। और उसके बाद हमारे थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर 1,50,000 to 3,50,000 per cubic millimeter of blood. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation and clotting. A reduction in their number can lead to clotting disorder. तो प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, विच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। और छोटी मोटी चोट में भी ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा बॉडी से। नॉर्मल लाइफ स्पैन ब्लड प्लेटलेट्स की अबाउट वीक होती है, लगभग एक हफ्ता इनकी लाइफ स्पैन है। 120 था हमारे आरबीसी का। ये हम लोग का चैप्टर का पहला टॉपिक हुआ खत्म, ब्लड का। ठीक है जी, अब इसका सब टॉपिक, पहले टॉपिक ब्लड का, सब टॉपिक ब्लड ग्रुप। आप जानते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग में एक ही तरह का ब्लड नहीं है। अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग है रवि, और रवि का ब्लड आपने चढ़ा दिया भूषण को, भी एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एग्जाम्पल रवि और ये भूषण, और यहाँ पे एक सरकार, एक और कोई सज्जन है सी। तो हो सकता है ए का ब्लड अगर आप सी को ज़रूरत है, रेसिपिएंट है डोनर ए हमारा रवि, आपने इसको दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको, ये मस्त मज़े में इसकी ज़िंदगी सेव हो गई। लेकिन अगर इसको ब्लड आपने रवि का चढ़ाया तो आपको देखने को मिल सकता है एग्लूटेशन या क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। ठीक है जी, तो कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, इससे समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड एक ही टाइप का नहीं है, अलग अलग टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अब उसकी टाइपिंग को हम लोग ग्रुपिंग कह देंगे कि किस ग्रुप का है। ठीक, अलग अलग तरह का ब्लड है, वो उसका आधार कि अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग टाइप का जो हम बता रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता। तो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, कि एक ही तरह का ब्लड सबका नहीं है। दिखने में तो एक जैसा है, लाल, ये लाल रंग तो मेरा पीछा छोड़ेगा, ये लाल रंग, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तभी आपको कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप ब्लड टाइप को मैच कराए बगैर, ब्लड ग्रुप को मैच कराए बगैर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, डोनर का रेसिपिएंट में ब्लड दे रहे हैं, तो कई बार आपको क्लम्पिंग देखने को मिल जाती है। उसका आधार हम लोग समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, मेनली टू सच ग्रुपिंग, कई तरह की ग्रुपिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ग्रुपिंग को देखेंगे, एबीओ ग्रुपिंग देखेंगे और आरएच ग्रुपिंग को देखेंगे। तो अपने चैप्टर में या अपने कोर्स में कहिए कि दो तरह की ग्रुपिंग का हमें डिस्कशन करना है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। तो इसी सब टॉपिक का, ब्लड ग्रुप का फर्दर सब टॉपिक, सब टॉपिक, तो 15 यहाँ पे चैप्टर बता रहा है, टॉपिक 1 चल रहा है क्या जी, टॉपिक 1 में हमारा चल रहा है ब्लड। तो ब्लड में पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो वो हो गए आपके 15.11, 15.12, यहाँ पे पढ़ा था प्लाज्मा, यहाँ पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम लोग सब टॉपिक 3 पे आ गए, ब्लड ग्रुप, और उसका भी सब टॉपिक का फर्दर एबीओ ग्रुपिंग पे आ गए। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। तो ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे एंटीजन मिलना, किस तरह का एंटीजन मिलेगा, उस आधार पे ये ब्लड ग्रुपिंग करी गई है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है जी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen. एंटीजन क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन में ही उसका समझ में आ रहा, एंटी बॉडी, एंटी स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी, जेन फॉर जनरेटिंग सब्सटेंस, ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में आए और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज एंटीजन?
एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा रसायन, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में किसी तरह से एंटर हो और एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, एंटीबॉडी जनरेट हो जाए। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म एंटीजन। केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून सिस्टम, इंड्यूस कर देगा इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम इंड्यूस होकर क्या करेगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो इम्यून सिस्टम इंड्यूस होकर क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। तो ये क्या है, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी, और वो एंटीजन ए और बी एंटीजन कहला रहे हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। इसी तरह से ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे दो एंटीजन मिल सकते हैं, मिलते हैं, या दोनों इकट्ठे, या दोनों में से एक, या कोई भी नहीं। उसी आधार पे ये ग्रुपिंग करी गई है। ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि इस ब्लड ग्रुप का क्या टाइप, किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे केवल ए एंटीजन है, हम बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप है। अगर केवल बी टाइप का एंटीजन है तो हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप है। और आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, हम बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप को बिलोंग करता है इस बंदे का ब्लड ग्रुप। अब जिसके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों तरह के एंटीजन हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए बी टाइप का, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, ए ब्लड ग्रुप वाला वो जिसके आरबीसी की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन, ये शुगर पॉलीमर है बेसिकली, क्लास 12 में बताया गया। एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी बी होगी प्लाज्मा में, वो भी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी, एंटीबॉडी ए नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि बंदे का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ए एंटीजन तो हो, साथ में प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हो, नहीं हो सकता, नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी इकट्ठा हो जाएगी ग्रुप में, क्लम्पिंग ग्रुप जुड़ जाएगी, मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, हिमोलिटिक, और बंदा निकल लेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर एंटीजन ए है उसकी आरबीसी की सरफेस पे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंटी ए नहीं हो सकता। क्लियर है जी। ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी है, एंटीबॉडी बी। अगर बी ब्लड ग्रुप का है तो यहाँ पे बी एंटीजन है, तो यहाँ पे प्लाज्मा में एंटी ए होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप का है, दोनों तरह के मिल रहा है एंटीजन, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो ह्यूमन आरबीसी, ये जो आरबीसी है इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। हाँ, प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडी, एंटी बी और एंटी ए दोनों होंगी। ठीक, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आधार क्या है, प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन, किस टाइप का एंटीजन उस बंदे की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये निर्धारित कौन कर रहा, ये निर्धारित कर रहा है जीन आई, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे, 9 पे ये जीन आई लोकेटेड है, जिसके कि 3 रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, आई ए, आई बी और आई ए की वजह से ए एंटीजन बनता है, आई बी की वजह से बी एंटीजन बनता है, और ये आई की, ये इसकी वजह से कोई भी एंटीजन नहीं बनता। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आगे चलिए, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनें नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन आपको कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का आधार बताया और फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने डिस्कवर किए थे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और ए बी ओ ब्लड ग्रुप को इन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया, डिस्कवर किया।
और ए बी ब्लड ग्रुप किसने फाइंड आउट किया था? डी कैसलो स्टीनी ने। तो 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने ए बी ब्लड ग्रुपिंग को रिपोर्ट किया, ए बी ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया, जिसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए, और ए बी ब्लड ग्रुप की प्रेजेंस को डी कैसलो या स्टेनी ने बताया आपके 1902 में। द जीन आई जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, इसके 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और आई। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 के चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें आगे। ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं ड्रैग करके आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आएगी। ये देखिए, तो नीचे से भी सब डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ से इसके बैकग्राउंड को ऐसा करता हूँ, बैकग्राउंड इसका बदलूँ तब आपको समझ में आए और ज़्यादा क्लैरिटी आए। हाँ जी, आइए देखिए, ब्लड ग्रुप ए है तो ए टाइप का एंटीजन है, और इसके एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी? एंटीबॉडी बी। एंटीजन रेड ब्लड सेल्स पे क्या है? ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये एंटीजन यहाँ अलग टाइप का थोड़ा उसने डायग्राम में बनाया है, शेप भी अलग बनाई है, कलर भी अलग दिया, ताकि आपको समझ में आए बी एंटीजन ए एंटीजन से अलग है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी होगी? एंटी होगी। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर ए एंटीजन है तो यहाँ पे एंटी ये वाला यहाँ नहीं हो सकता ना, इस वाले बंदे के ब्लड के प्लाज्मा में एंटी ए की, एंटीबॉडी ए की प्रेजेंस नहीं हो सकती, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, तो बी एंटीजन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। अगर दोनों तरह के एंटीजन हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी को बिलोंग करता है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन नहीं है देखिए, लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। ये क्लैरिटी आपकी हो गई। तो चलिए आगे चलता हूँ मैं फिर से अपनी स्लाइड शो पे, और आगे की हम लोग बात करें। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ये चैप्टर आपके वही है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। वहाँ पे आपको बताया गया है कि भैया जो पॉसिबल, अब मल्टीपल एलील का केस है, आप जानते हैं हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 कॉपी हैं हर जीन की, तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? आई ए आई ओ का बन सकता है, आई ए आई ए का बन सकता है, ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये आई बी आई ओ या आई बी ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये कोडोमिनेंस का केस है, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मैं कोडोमिनेंस इन सब में इन्वॉल्व हुआ तो बेटा इधर सर्कुलेटरी सिस्टम की अय्या दैया मैया हो जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। ये हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ेंगे, लेकिन बात यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि ये जीन आई निर्धारित कर रहा बेसिकली कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे किस तरह का एंटीजन होगा कि नहीं होगा। ये जीन आई जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, इसके 3 रूप हैं, आई ए, आई बी और आई। 3 रूप तो हैं, लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग में 2 ही इनके आ सकती है कॉपी, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब ये सब बातों में मैं आपको अगर इन्वॉल्व हो गया तो 15 मिनट यहीं पे लग जाएंगे, बाईपास करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड बी ए बी एंड ओ गिवन इन द टेबल, जिसको कि हम लोग डायग्राम में पहले ही समझ चुके। वी नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, हम लोग किसी का भी कोई भी ब्लड उठा के रवि का प्रकाश में, रवि का उठा के शास्त्री में, शास्त्री का उठा के मतलब किसी में किसी का कुछ भी नहीं है ऐसे ब्लड कर सकते, हमें पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी पड़ेगी। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्लियर जी? इट इज एविडेंट दैट ब्लड ग्रुप ओ can be donated to person with any blood group and hence O blood group individuals are called universal donor। ओ ब्लड ग्रुप को हम ओनर जो होते हैं उनको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, आपकी बॉडी में एंटीजन बाहर से आया और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, यहाँ तो पहले ही मौजूद है। तो ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में आपने अगर किसी को दिया बंदे को तो बाहर से एंटीजन नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, एंटीबॉडी चली भी जाए तो हार्डली मैटर्स। एंटीजन एंटीजन जो बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, काम उसका चल जाएगा फॉर टाइमिंग। आपके पास कोई रोड एक्सीडेंट का केस आया, अब आपके पास इतना समय नहीं है, आप देख रहे हैं प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो चुकी कि मैं पहले ब्लड मैचिंग करवा लूँ। आप क्या करेंगे, सेफर साइड लेते हुए सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपके पास ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का डोनर है, आप उसका ब्लड चढ़ा देंगे फॉर टाइम बिंग, और बाद में चीज़ें सेटल होंगी, आप देखेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या था बंदे का जो आया एक्सीडेंटल में। तो लेकिन फॉर टाइम बिंग आप उसको ओ माइनस का ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को आप उसको चढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं होगी। तो इनको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। इस बंदे को जिसका ब्लड ग्रुप ए पी है, किसी का भी ब्लड आप चढ़ा सकते हैं, और इस बंदे का ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे का ब्लड आप किसी को भी दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो है ये आप किसी को भी चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है इसको आप किसी का भी ब्लड दे दे सकते हैं। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसकी आरबीसी, जो ब्लड में आरबीसी होगी उस पर एंटीजन नहीं है, तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा रिसीवर के, एंटीबॉडीज जनरेट करने को उसको उंगली नहीं करेगा। और ये यहाँ पे पहले ही उसके पास दोनों तरह का एंटीजन है, तो भले इसको ए वाला दे दीजिए, एंटीजन उसके पास पहले ही है, बी वाला दे दीजिए, एंटीजन पहले ही है, तो इसको किसी का भी दे दीजिए आप, वो काम चला लेगा। आगे चलिए, आर एच ब्लड ग्रुपिंग पे आते हैं। तो एक तरह की ब्लड ग्रुपिंग हम लोगों ने देख ली, कौन सी जी, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब हम लोग आर एच ग्रुपिंग की बात कर लें। अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey is also observed on the surface of RBC of majority of human। तो आर एच एंटीजन, इस एंटीजन का नाम क्यों रखा आर एच एंटीजन, क्योंकि रीसस मंकी में भी मिलता है ये एंटीजन, इसलिए रीसस मंकी का आपने आर एच उठाया और इस एंटीजन को आर एच एंटीजन के नाम से कहने लगे। तो आरबीसी पे आप देख रहे हैं कि आर एच एंटीजन, भाई ए और बी टाइप का एंटीजन तो मिल ही रहा है। ए और बी का जो आपका अगर देखा जाए कैटेगरी क्या आती, ये पॉलीसैकेराइड था, और ये आर एच एंटीजन प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, बात ध्यान में रखिएगा। ए और बी एंटीजन शुगर पॉलीमर है, और ये आर एच एंटीजन प्रोटीनस इन नेचर है, ये बात मैं कह रहा हूँ। also observed on the surface of RBC of majority of humans, such individuals are called RH पॉजिटिव। उस इंडिविजुअल में जिसकी आरबीसी पे आर एच एंटीजन मिल रहा है उसको आर एच पॉजिटिव बोलना है, जिसमें नहीं मिलेगा उसको आर एच नेगेटिव बोलेंगे। एंड आर एच पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, अब आर एच नेगेटिव पर्सन है उसको आर एच पॉजिटिव का ब्लड, ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। भाई ये एंटीजन इसमें था नहीं, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, क्या नाम लिख लीजिए जी, दिलबर जोरावर। ठीक है जी, जोरावर ओ पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप आपने दिलबर को चढ़ा दिया। ओ निगेटिव वाले को क्या होगा, दिक्कत चालू हो जाएगी, इसकी बॉडी में इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडीज बना देगा। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मिसमैचिंग हम लोग देखेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस में। फॉर्मेशन ऑफ आर एच प्रोटीन, प्रोटीनस नेचर का है, ये कंट्रोल करता है, ये देखिए यहाँ पे साइन मैंने बना रखा है एनसीईआरटी में नहीं बाहर से, कि इसका फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, डोमिनेंट जीन है, विच में बी कॉल्ड एज आर एच जीन, तो उसको हम लोग आर एच जीन बोल देते हैं। क्रोमोजोम फर्स्ट पे होता है शॉर्ट आर्म पे, तो क्रोमोजोम फर्स्ट की शॉर्ट आर्म पे आपको आर एच जीन की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप जो हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग दो कॉपी मिलेगी, दो, भैया आपके पास हर क्रोमोजोम की दो कॉपी है ना, एक तो पूरा सेट आपको जीनोम जो मिला आपकी मदर से, एक पूरा सेट आपको आपके फादर से, तो एक नंबर के क्रोमोजोम की दो कॉपी है। अब पर्टिकुलर लोकस पे, पर्टिकुलर साइट पे पर्टिकुलर जीन है, तो ये क्रोमोजोम नंबर 1 जिसकी दो कॉपी, एक फादर का एक मदर का, यहाँ पे मानिए ये वाला एलील है, इधर ये वाला एलील है, तो कैपिटल आर हो गया, या यहाँ पे लोअर केस आर ये वाला एलील है, तो हीट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, मतलब या तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये होमोजाइगस रिसेसिव हो सकते हैं, या हीट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है। कैपिटल आर डोमिनेंट है इस पे, तो इस केस में तो आर एच एंटीजन बनेगा,
इस केस में RH एंटीजन नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में क्योंकि ये डोमिनेंट है और यही बनवा रहा RH एंटीजन, इसको इसने कहा शट, चुप हो जावे, तेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम कहाँ चलेगा, तो RH एंटीजन बन जाएगा। डोमिनेंट एलील की यही तो परिभाषा है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा, दिखा देगा, वो डोमिनेंट एलील है। तो इस तरह का इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा, इस तरह का इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा, लेकिन इस तरह का इंडिविजुअल, इस जीनोटाइप का इंडिविजुअल RH निगेटिव होगा। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आपको याद रखना है कि RH, ये जो फैक्टर है RH एंटीजन, RH जीन से निर्धारित हो रहा है, उस जीन की 2 कॉपी, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो जो इंडिविजुअल में किसी के जीनोटाइप में जो कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं वो ये 3 है। इस तरह का इंडिविजुअल RH पॉजिटिव, इस तरह का इंडिविजुअल RH पॉजिटिव, इस तरह का इंडिविजुअल जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल RH निगेटिव होगा। और ये जो एंटीजन है प्रोटीन नेचर का है, और हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग में A और B जो एंटीजन है वो शुगर पॉलीमर है। ठीक, आगे चलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पे आइए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother which RH positive of fetus। तो मानिए कोई RH नेगेटिव मदर है, उसका ब्लड, उसका जीनोटाइप ये है, तभी RH नेगेटिव होगा। इसकी शादी हुई, तो ये बंदी जिसका कि नाम आप रख दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए, रीमा रख दीजिए, और यहाँ पे ये बंदी, इसका मतलब हस्बैंड जो है उसका जीनोटाइप ये वो RH पॉजिटिव है। तो राकेश प्रकाश रख दीजिए, चलिए राकेश या प्रकाश। अब इस बंदे से इसकी शादी हो गई, राकेश और रीमा की। तो जो बच्चा होगा स्पर्म में, भैया कैपिटल R आएगा ही आएगा, इसके एग में लोअर केस R आएगा। बच्चा जो है जीनोटाइप ये, तो वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हुआ। तो पहला जो बच्चा होने जा रहा है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होने जा रहा है। ठीक है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। तो फीटस का ये जो बनस पे RH एंटीजन है, लेकिन ये मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रहा। मदर के वूम में, मदर के वूम में क्या है, मदर के वूम में ये बच्चा जो होने जा रहा है गर्भाशय में, ठीक है जी, ये RH पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप, मदर का RH निगेटिव, लेकिन मिक्सिंग ब्लड की नहीं हो रही। गर्भाशय में बच्चा जो पल रहा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, किससे, प्लासेंटा, केक लाइक स्ट्रक्चर है जो यूटीरस की वॉल के साथ अटैच। लेकिन प्लासेंटा में बैरियर होता है, प्लासेंटा बैरियर की तरह काम करता है, मदर ब्लड और फीटर ब्लड मिक्स नहीं होते, आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। तो पूरी प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड पूरा 9 महीने निपट गया, पहला बच्चा हुआ, मुबारक हो, लड़का हुआ, चलो जी अच्छी बात है, या लड़की हुई है और अच्छी बात है, घर लक्ष्मी आई है। तो पहला बच्चा डिलीवरी जब हुई, ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले का एक्सपोजर किससे हो जाए, मदर के साथ मिक्स हो जाए। आप अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे, ब्लीडिंग होगी, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिल गया, मदर के ब्लड में मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, क्योंकि फीटस के ब्लड में जो सेल्स थी वो RH पॉजिटिव थी, उस पर RH एंटीजन था। मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन बच्चा तो तब तक बाहर ना, हेल्दी बच्चा बाहर, चलो पहली प्रेगनेंसी निपट गई। अब क्या जी, RH नेगेटिव एंटीजन ऑफ फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा, क्योंकि फीटस ब्लड और मैटरनल ब्लड आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, प्लासेंटा बैरियर की तरह काम कर रहा, मिक्सिंग नहीं हुई। However, during the delivery of the first child, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, possibility of exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood of fetus, but natural mixing हो गई। In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen। RH antigen आ गया जो आज तक उसकी बॉडी में नहीं आया था। तो एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीजन जैसे ही आया, मदर की बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, RH एंटीबॉडी उसने जनरेट कर दी, बना दी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब वो बच्चा तो बाहर हो चुका, लेकिन ये जो RH एंटीबॉडीज बनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उसमें मेमोरी भी होती है। अब ये एंटीबॉडीज इंतजार कर रही है कि मुझे मौका मिले
अगली बार प्रेगनेंसी हो तो मैं अपना काम करूं। ठीक। इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब इनका, राकेश जी का और रीमा जी का, मन बना कि फिर से हम भारत की जनसंख्या में कुछ योगदान कर दें, तो सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी हुई। तो RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर। पहले तो उन सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ जिनका मैंने काल्पनिक नाम लिया। आप अगर उस नाम वाले हैं ऑफेंड ना होइएगा, मेरे मन में जो आया बोल दिया। अगर आपको गलत लग रहा हो, कोई सज्जन उस नाम के देख रहा हो, तो हाथ जोड़ के माफ़ी। मेरा ऐसा किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मन नहीं था। आगे चलता हूँ। द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीड टू द ब्लड ऑफ द फीटस। अब आप कहोगे प्लासेंटा बैरियर। बेटा प्लासेंटा बैरियर तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्लास 12 में चैप्टर ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ पढ़ेंगे, तो देखेंगे IgG, IgA, IgM, IgE, इस तरह की आपको एंटीबॉडीज़ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, उसमें से केवल IgG टाइप की एंटीबॉडी ऐसी है विच कैन क्रॉस द प्लासेंटा बैरियर। प्लासेंटा बैरियर को केवल IgG टाइप की एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है और कोई भी एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती। और ये जो RH एंटीबॉडी होती हैं वो इसी कैटेगरी की होती हैं, इसलिए ये प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी और एंटर हो जाएंगी किसमें? फीटस के ब्लड में। और फीटस के ब्लड में आने के बाद क्या होगा? क्लम्पिंग हो जाएगी। द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीड टू द ब्लड ऑफ फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। मास डिस्ट्रक्शन कर देगी। दिस कुड बी फैटल, जान जा सकती है, फैटल है टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। या तो फैटल, इतनी ज़्यादा उसने मास डिस्ट्रक्शन कर दिया, झुंड के झुंड उड़ा दिए, किसके? RBC के, ख़त्म कर दिए। या तो फैटल या सीवियर एनीमिया। एनीमिया हो जाएगा भाई, मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया या जॉन्डिस हो जाएगा भाई। एनीमिया हुआ हीमोग्लोबिन, जब उसको तोड़ा फोड़ा तो बिलीरुबिन जनरेट होगा, तो जॉन्डिस जॉन्डिस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इसी कंडीशन को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। इस कंडीशन को अगर हम अवॉइड करना चाहें तो सबसे पहले तो आपको दोनों का, फादर का, मदर का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ये RH पॉजिटिव है, ये RH निगेटिव है। पहली प्रेगनेंसी तो शांतिपूर्वक निपट गई, लेकिन मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जो आने वाली प्रेगनेंसी में दिक्कत क्रिएट करेगी। और आपको अगर पता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप जानते हैं, आपके पास केस हिस्ट्री, आपने देखा कि फादर तो RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है, ये बात आपको शीशे की तरह साफ है कि इसकी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बन गई। आपको क्या करना है कि पहली डिलीवरी के बाद, पहले बच्चे की बर्थ के बाद आपने मदर को दे देना है anti-RH एंटीबॉडीज़, ताकि फर्दर जब प्रेगनेंसी हो तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में ना हो। तो देखिए, ये पहली प्रेगनेंसी के दौरान ये जो फीटस पल रहा है, यहाँ पे प्लासेंटा है, तो यहाँ से इधर प्लासेंटा बैरियर की तरह काम कर रहा है। मिक्सिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, चाइल्ड बर्थ नॉर्मल निपट गया। लेकिन RH एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी का जब बच्चा हुआ है तब उस दौरान कुछ फीटस का ब्लड एक्सपोज हो गया, मदर में बन गई हुई RH एंटीबॉडीज़। और सेकंड प्रेगनेंसी 1-2 साल 4 साल बाद जब भी हुई, अब ये प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस करके, जो प्लासेंटा का बैरियर है, ये एंटीबॉडीज़ एंटर हो जाएंगी फीटस ब्लड सर्कुलेशन में और RBC को धाएँ 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 उड़ा देंगी। क्योंकि ये IgG टाइप की एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी, यही केवल एक IgG टाइप की एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ओके जी। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये था हमारा RH ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानकारी। ओके जी। अब हम लोग बात कर लें कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक चल रहा है उसी का एक और सब टॉपिक कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसकी बात कर लें। तो जब आप अपनी बुक की लाइनें पढ़ोगे आप थोड़ा उलझोगे, क्योंकि उसने कहानी कहाँ से चालू करी। उसने आपको अगर बाहुबली 1 दिखा दी होती, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, और बाहुबली 2 में उसने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मारा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको यहाँ से कहानी बाहुबली 2 पहले दिखाएं फिर 1 दिखाएं तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे जोर ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो जो कहानी उसने NCERT में पीछे से आगे बताई है
कि क्लॉट बन चुका, क्लॉट बनने का उसने तरीका बताया जी, ये क्लॉट बना तो ऐसे बना, उससे पहले ये रिएक्शन हुआ था, उससे पहले ये रिएक्शन हुआ था, उससे पहले ये रिएक्शन हुआ था, और फाइनली आके कहाँ ख़त्म किया कि हमारे बॉडी में हुई इंजरी और बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, यहाँ तक पहुँचा। क्लॉट बन चुका है, उल्टी रिवर्स फ्लैशबैक में कहानी सुनाई है, उसको मैंने सीधी कर दी है। आपको ये वाली कहानी ज़्यादा आसान लगेगी। तो इंजरी ट्रॉमा हो रहा है, यहाँ से शुरुआत करिए। आप अपनी एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ लीजिएगा और ये मेरे वाला सेक्शन देख लीजिएगा, आपको इससे ज़्यादा जल्दी आप उससे कोरिलेट करेंगे, समझ में आएगा। ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो क्या हुआ, प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या हुई, अरे मेरे बाबू, मेरे भैया, राजा भैया, ब्लड था स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उसको आपने बांटा था प्लाज्मा में, फ्लूइड पार्ट और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। कहानी समझ में आई? 1 घंटा बीत चुका है, आप बोर हो चुके हो, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर चुके हो, 2-4 बातें मुझे नरम गरम मन मन सुना भी चुके हो, लेकिन बच्चे अभी तक बच्चे आप साथ में बने हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरे को हेल्प मिलेगी, आखिरी में आके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। प्लाज्मा पे आइए, प्लाज्मा 55% था और प्लाज्मा इज द फॉर्म्ड एलिमेंट 45% थे, उसमें आपको क्या मिल रहा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी कैसे थे बेटा, रेड कलर के थे क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था। आरबीसी न्यूक्लिएटेड थे भाई, कॉनकेव थे, और आरबीसी का जो नंबर था 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और ब्लड था। डब्ल्यूबीसी दो तरह की थी, एक ग्रेनुलोसाइट आपके मोनोसाइट लिम्फोसाइट, ग्रेनुलोसाइट आपके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। इसका आपको याद रखने का तरीका, कौन क्या है, ज़्यादा है कम है, उसको मैंने बताया था, क्या जी, नीलिमा भाग गई, उससे याद रख लीजिएगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी कहाँ बन रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं मेनली बोन मैरो में, लेकिन लिम्फोसाइट मेनली लिम्फोइड ऑर्गन में बनते हैं। तो आरबीसी भी बर्थ के बाद कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और प्रिमिटिव लाइफ में या कहिए कि एम्ब्रॉयनिक लाइफ में कहाँ बने थे, शुरुआत के दिनों में यॉर्क सैक में, बाद में लीवर और स्प्लीन में। एरिथ्रोपोइसिस उसको बोला था हम लोगों ने, प्रोसेस को, प्रोडक्शन को। प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट के बच्चे हैं, उसके टुकड़ों से बने हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अगर आपका नंबर पूछा जाए 1,50,000 से 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और डब्ल्यूबीसी आपके 6,000 से 8,000। टिंग टिंग टिंग, ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, इसके आगे अब हम लोग आ गए हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पे। तो प्लेटलेट्स यहाँ पे बात करी थी हम लोगों ने, तो इंजरी हुई, वहाँ पे प्लेटलेट्स जो ब्लड में थे उन्होंने रिलीज किए सर्टन फैक्टर, जिन्होंने एक्टिवेट कर दिया मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन कि भैया हमें कोएगुलेशन कर देना है, रुधिर का थक्का बना देना है ताकि रुधिर का बहना रुक जाए। सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन। तो टिश्यू ने भी कुछ फैक्टर रिलीज किए, जहां पे इंजरी हुई, टिश्यू स्किन लेयर हमारी डिस्टर्ब हुई, ब्रेक हुई, तो टिश्यू ने भी कुछ फैक्टर रिलीज किए। वो क्या है जी, टिश्यू ने जो फैक्टर रिलीज किए वो हमारे सर्टन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। इसी तरह से प्लेटलेट ने प्लेटलेट फैक्टर रिलीज किए। कैल्शियम आयन बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा क्लॉटिंग में। तो साइट ऑफ इंजरी पे प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट हुई, टूटी फूटी, उन्होंने रिलीज किए प्लेटलेट फैक्टर, और टिश्यूज ने रिलीज किए थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों प्लेटलेट फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिले और इन्होंने कुछ प्रोटीन्स ब्लड की यूज किया और फॉर्म कर दिया प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है जी, फिर से समझ लीजिए कि जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे टिश्यू ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो टी से टिश्यू, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और पी से प्लेटलेट, पी से प्लेटलेट फैक्टर, प्लेटलेट ने रिलीज किए प्लेटलेट फैक्टर्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन अलॉन्ग विथ सम प्रोटीन ऑफ ब्लड। इन्होंने किसके साथ रिलेट किया, कैल्शियम आयन के साथ, और प्रोड्यूस कर दिया प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, या उसी को हम कह सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, ये क्या कर रहा, थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिवेट्स हिपैरिन, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है, थक्का बनने को रोकता है, लेकिन कैल्शियम की प्रेजेंस मस्ट है। कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज ने सबसे पहले तो हिपैरिन को कहा कि बेटा जो तुम्हारा काम है थक्का बनने से रोकना, वो ना करो, हाँ थक्का बन जाने दो रुधिर का, वरना ब्लड बहता रहेगा। थ्रोम्बोकाइनेज कैटालाइजेस ब्रेक डाउन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में कैटालाइज कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। आगे चलिए, थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन एक्ट एज एंजाइम एंड कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिवेट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो जहां पे ये टिश्यू है, यहाँ पे चोट लगी,
आपके दोस्त ने गुस्सा होकर आप पे एक अपना मोबाइल फेंक के मारा एप्पल का। दोस्त आपका मर्सिडीज से घूमता भाई, दोस्त आपका बहुत मजबूत है। तो जहाँ पे फेंक के मारा वहाँ पे स्किन थोड़ी सी कट फट गई, ब्लीडिंग होने लगी। तो यहाँ पे टिश्यूज़ ने क्या रिलीज़ किया, टी से टिश्यू, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट ने प्लेटलेट फैक्टर, प्लेटलेट फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जो ब्लड में थी, साथ में कैल्शियम आयन, और क्या प्रोड्यूस कर दिया, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को, जो इनएक्टिव प्रोटीन थी, उसको उसने कैटालिसिस करके बदल दिया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन फिर एंजाइम की तरह काम करेगा। फाइब्रिनोजन जो सोलूबल था, इनएक्टिव प्रोटीन थी, उसको उसने फाइब्रिनोजन को बदल दिया फाइब्रिन में, इनसोलूबल फॉर्म, रेशे लाइक, फाइबर लाइक। तो फाइब्रिन में बदल दिया। causes the conversion of inactive fibrinogen into fibrins in the plasma। ठीक है जी। ये फाइब्रिन क्या करेंगे, ये फाइब्रिन जहाँ पे चोट फोड़ रखी, यहाँ पे ये बना देंगे एक मैश, एक जाल, नेट सा बना देंगे, मैश बना देंगे, जाल। उस जाल में आके फंस जाएंगी क्या, टूटी फूटी आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, जो टूटी फूटी हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे एक क्लॉट अल्टीमेटली बन जाएगा, और अल्टीमेटली एक रेड कलर की पपड़ी बन जाएगी, ब्लड रुधिर का थक्का बन जाएगा। दस अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी। रेडिश ब्राउन स्कम एक लाल रंग की पपड़ी टाइप की बन गई एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में। इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। तो किसका बना हुआ है, जाल है ये, थ्रेड, रेशे लाइक, रेशे लाइक, थ्रेड लाइक, ये जाल किसका बना है, फाइब्रिन का। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। और इस जाल में आके फंस गई क्या, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप जानते ही क्या आते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, इंजरी से। इंजरी जहाँ पे हुई वहाँ टिश्यू ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स ने रिलीज किया प्लेटलेट फैक्टर। इन्होंने कुछ प्रोटीन्स के साथ और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या बना दिया, बना दिया प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। थ्रोम्बिन क्या कर रहा, एंजाइम की तरह काम कर रहा। फाइब्रिनोजन जो कि सलूबल है, उसको फाइबर लाइक फाइब्रिन्स में बदल दिया, इनसलूबल। अब ये जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी पे इन्होंने मैश एक नेटवर्क बना दिया, उस नेटवर्क में आके फंस गई हमारी डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और अल्टीमेटली एक रुधिर का थक्का वहाँ पे खोपड़ी बन जाएगी। इस तरह से रुधिर का बहना, ब्लड सर वहाँ से लीकेज जो है, ब्लड फ्लो सीज हो जाएगा। एमसील लगा दी, आपके घर में पाइप है, कोई पाइप फटी, एमसील लगा दी आपने, ये काम किया। सेकंड टॉपिक है हमारा 15.2 लिम्फ। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक अपना ब्लड को डिटेल में पढ़ा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कर दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है। आपके लाइक और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग को इनकरेज करते हैं, ताकि हम लोग और अच्छे से आपको गाइड कर सकें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। आज के लिए इतना काफ़ी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।